हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं जनवरी 2024 की विजन आईएएस की मंथली मैगजीन, जिसमें गाइस हमारे ऑलरेडी 5 टॉपिक्स विद शॉर्ट्स कवर कर दिए गए हैं। चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। दूसरा, प्लेलिस्ट पे जाइए, पूरे पिछले साल की वीडियोस डाली गई हैं, उनको चेक कीजिए। इस मंथ की भी 5 टॉपिक्स कवर कर दिए गए हैं, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है गाइस, आराम से उस पर जाइए, चेक करिए और पूरा अपना करंट अफेयर्स लास्ट ईयर का उसको रिवाइज कर लीजिए। अगर आप अपीयर होने वाले हैं 2024 के लिए भी, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, मैं कहती हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं करंट अफेयर्स। अगर आपने हरियाणा पीसीएस का एग्ज़ाम दिया हो तो आपको डेफिनेटली लगेगा कि कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग करने की, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सोशल इश्यूज, राइट। जीएस 1 सोसाइटी वाला आपका पार्ट है। इसमें हम सोशलिज्म इन इंडिया को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले गाइस, न्यूज़ में क्यों था, देखो सोशलिज्म क्या है, ये सब को करने से पहले न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि हमारे एक एमिनेंट सोशलिस्ट लीडर थे, फॉर्मर सीएम थे बिहार के, कर्पूरी ठाकुर। उनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया पोस्टhumously, मतलब उनकी डेथ के बाद। ठीक है, पोस्टhumously का मतलब यही होता है। अब कौन थे कर्पूरी ठाकुर जी, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। क्यों सोशलिज्म का टॉपिक क्रिएट हुआ, तो कंट्रीब्यूशन जो कर्पूरी ठाकुर जी का रहा वो क्या रहा। उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था सोशलिज्म के लिए, सोशल जस्टिस के लिए। वही थे उनके टाइम पर ही मुंगेरी लाल कमीशन रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट हुई थी, यानी कि इस रिकमेंडेशन में क्या था, रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड कास्ट इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यही थे, इन्होंने बैकवर्ड कास्ट को स्प्लिट करा 2 ब्लॉक्स में ताकि सोशल जस्टिस विद इन बैकवर्ड कम्युनिटीज क्रिएट हो पाए। इन्होंने ही एक कर्पूरी फॉर्मूला क्रिएट करा, इन्होंने ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करवाया था। दैट मीन कि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं जो आपके जितने भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कास्ट के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम करा है। अच्छा, इसके साथ साथ इन्होंने 3% रिजर्वेशन वुमेन को, और जो भी पुअर सेगमेंट में है, अपर कास्ट में जो पुअर सेगमेंट है, उनके लिए भी बड़ी मदद करी। हालांकि वो लेटर स्टक डाउन हुई जुडिशरी के द्वारा, लेकिन इनकी कोशिश रही। पंचायती राज इलेक्शंस को कंडक्ट कराया 78 में, ताकि एक रूरल पावर स्ट्रक्चर की अपर कास्ट हेजेमनी रिकन्फिगर कर सके, बनाया जा सके। एजुकेशन में इनका बड़ा योगदान था। इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को अबॉलिश करके बीइंग कंपल्सरी फॉर स्कूल स्टूडेंट उसको हटाया, ताकि डिप्राइव सेक्शन भी पढ़ पाए। हिंदी मैंडेटरी कर दी क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स में भी, कि भैया हिंदी भी पढ़ाई जाए, हिंदी को भी बोला जाए। फीस ऐसे बच्चों से जो बहुत ज़्यादा वीकर इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लिए, उनको बंद कराया। टोटल प्रोहिबिशन अल्कोहल, समझ लो बिहार में 1970 में टोटल प्रोहिबिशन दिया था। उसका क्रेडिट जाता है कर्पूरी ठाकुर जी को। और देखो, कोई भी क्वेश्चन ना डायरेक्ट आपसे किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में आ सकता है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इनका बहुत ज़्यादा योगदान सोशलिज्म की तरफ रहा है। अब हम बहुत टाइम से सोशलिज्म सोशलिज्म कह रहे हैं, है क्या सोशलिज्म? तो सोशलिज्म गाइस एक तरह का कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है, जिसमें हमें एक ऐसी सोसाइटी का एस्टैब्लिशमेंट करना है जहां पर हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल इक्वलिटी फील कर पाए, चाहे वो इकोनॉमिक इक्वलिटी हो, चाहे वो पॉलिटिकल इक्वलिटी हो, चाहे वो सोशल इक्वलिटी हो, इस सारी इक्वलिटीज को वो कर पाए। अब कहता है 2 तरह के सोशलिज्म है, एक रिवोल्यूशनरी, एक इवोल्यूशनरी। रिवोल्यूशनरी का मतलब है मार्क्सियन वाला, मार्क्सियन वाली थ्योरी, यानी कि वो सोशलिज्म जाने की हम जहाँ पर ओनली बाय वायलेंट रिवोल्यूशन हम कर रहे हैं, अबॉलिश कर रहे हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को, हम डिक्टेटरशिप को स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं। इवोल्यूशनरी में यहाँ बात की जा रही है बिलीव सोशल फोर्सेस विशिंग टू ब्रिंग सोशलिज्म को लेकर तो आना है, लेकिन सोशलिस्टिक पैटर्न और उसको ज़्यादा फोकस करना है, मतलब हमारी पॉलिसीज में सोशलिज्म आ जाए। क्योंकि जब रिवोल्यूशनरी वाला होता था तो हम वायलेंट रिवोल्यूशन करते थे और प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को हटाया हमने, डिक्टेटरशिप, प्रोलेटेरिएट स्टैब्लिश हो गया। इवोल्यूशनरी में क्या हुआ, सोशलिज्म लाओ, सोशल फोर्सेस को लाओ, लेकिन कैसे लाओ, ऐसे लाओ कि जितने भी ऑर्गन्स हैं स्टेट के, वो पॉलिसीज उनकी इस तरह से हो कि बहुत रियलिस्टिक हो। फिर आपके इसमें कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, इंडियन सोशलिस्ट लीडर्स हैं, चाहे वो आचार्य नरेंद्र देव हैं, चाहे वो आपके जयप्रकाश नारायण हैं, चाहे मनोहर लोहिया हो। ये सारे के सारे प्रोमिनेंट सोशलिस्ट, इंडियन सोशलिस्ट लीडर्स हैं। आचार्य जो आपके नरेंद्र देव थे, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा प्लेजेंट रैलीज करते थे और बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहे हैं आपके कर्पूरी ठाकुर जी से। इन्होंने भी फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन करा था।
ठीक है। अब सोशलिस्ट पॉलिटिक्स का इंडिया के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है ये भी हम देख लेते हैं। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में क्या क्या रहा। कह रहा सोशलिस्ट आइडियल्स हैं जैसे कि एंटी कॉलोनियलिज्म, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, इन सभी ने ना क्या करा, आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क बनाया है फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। सोशलिस्ट लीडर जो है हमारे या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका देखो काम ही यही था, ग्रास रूट लेवल पर जाके सोशलिज्म पॉलिसीज और प्रिंसिपल्स को पहुंचाया जाए, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग वर्कर्स थे, पेजेंट्स थे, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज थी। तो प्री इंडिपेंडेंस में, पोस्ट इंडिपेंडेंस में कॉन्स्टिट्यूशनली क्या करा इन्होंने, इक्वलिटी के आइडियल्स और सोशल जस्टिस को कॉन्स्टिट्यूशन में डलवाया और बोला भाई सोशलिस्ट प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड है। डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन करवाई। कह रहे जो सोशलिस्ट लीडर्स थे, पार्टीज थी, मूवमेंट थी, उन्होंने ही रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को इमर्ज कराया, स्ट्रेंथन करा। तो सोशलिस्ट पार्टी एंड मूवमेंट ने कंसिस्टेंटली क्या करा है, डोमिनेंट सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को क्रिटिसाइज करा है बहुत ज्यादा, कि स्टेट अकाउंटेबल नहीं है, रिफॉर्म्स नहीं लाने दे रहा। तो इनका बहुत ज्यादा योगदान देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशनली भी रहा और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में भी रहा। अब इकोनॉमिक पॉलिसी में सोशलिज्म कैसे हेल्प करता है, कह रहा देखो सोशलिस्ट पॉलिसी की वजह से ही क्या हुआ, कई की सेक्टर्स डेवलप हुए। देखो जो भी बच्चे सोशियोलॉजी जिन्होंने ले रखा है ना ऑप्शनल, आई एम टेलिंग यू दिस क्वेश्चन माइट कम दिस ईयर, कि सोशलिज्म ने कैसे कैसे प्री इंडिपेंडेंट और पोस्ट इंडिपेंडेंस में कैसे हेल्प करी है। तो बी कॉन्शियस अबाउट द सेम। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज में इन्होंने कई की सेक्टर जैसे कि एनर्जी सेक्टर, हैवी इंडस्ट्री सेक्टर, स्टील इंडस्ट्री में बहुत बूम दिया है। कह रहा आप याद करो सेकंड 5 ईयर प्लान चल रहा था 1956 से 61 तक, महालनोबिस जी का प्लान था सेकंड 5 ईयर प्लान में, जिन्होंने क्रिएट करा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो कह रहा कहाँ से आया, अल्टीमेटली वी हैव रिसीव दिस काइंड ऑफ थिंग्स बिकॉज ऑफ सोशलिज्म। सोशल वेलफेयर तो कर ही रहे हो, वेलफेयर प्रोग्राम। कह रहा देखो डिफरेंट सोशलिस्ट मूवमेंट हुई, बुधान मूवमेंट हुई, आचार्य नरेंद्र, विनोदा भावे जी ने कराई, नॉट जस्ट डायरेक्टली बेनिफिट अंडर प्रिविलेज, बल्कि ये कंट्री की पॉलिसी और स्कीम्स को, लैंड रिफॉर्म्स को भी बूम दे रहा था, उसको भी ठीक कर रहा था। तो देखो आपका सोशलिज्म प्रिंसिपल पे यहाँ पे वो तारीफ करते हुए क्या कह रहे हैं कि देखो कंट्री को भी फायदा पहुंचाता है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन कर रहा है ना, सोसाइटी वे भी अच्छा कर रहा है, तो हर ओवरऑल बेनिफिट होता है आपकी सोसाइटी को। अब ये कह रहा है क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि क्या कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस कुछ बची है सोशलिज्म की इंडिया में, क्या इंडिया में आज भी सोशलिज्म की कोई जरूरत है। तो उसके लिए पहली चीज कह रहा है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यानी कि स्टार्क इकोनॉमिक इक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा इनका सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स पे इनका बहुत ध्यान रहा है, चाहे वो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन से रहा हो, चाहे गारंटेड एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा है कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंडेटरी है या प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी जो है, इसका बहुत एसेंस है आपके सोशलिस्टिक आइडियल्स के लिए और इकोनॉमिक स्फीयर में बहुत काम दे रही है। सेकंड फायदा है इश्यूज विद कैपिटलिज्म। सबसे बड़ा देखो कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस सोशलिज्म इन इंडिया में हमने बोला कि आज भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। आज भी जो हमने ये मैंडेटरी सीएसआर वगैरह करा है ना, ये अगर हमारे सोशलिस्टिक आइडियल्स नहीं होते तो फिर कैसे काम चलता। तो कह रहा देखो रेलेवेंस तो है, इकोनॉमिकली समझ आया। फिर कह रहा देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, आपने मार्केट ड्राइवन ग्रोथ बना दी, प्रॉफिट 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 पे खेलने लग गया। अब प्रॉफिट प्रॉफिट पे खेलने के चक्कर में क्या हुआ, आपने लेबर को एक्सप्लॉइट करा, आपने एनवायरनमेंट को डिग्रेड करा। अब ऐसे कंटेक्स्ट में आप मुझे बताओ कि सोशलिज्म का आइडिया क्या गलत होगा कहना, जो अल्टरनेटिव तरीका ढूंढेगा, कलेक्टिव वेलबींग के बारे में सोचेगा रादर देन इंडिविजुअल प्रॉफिट्स। बात समझ रहे हो आप, ऐसे ही लिख के आना है आपको स्ट्रॉन्ग आंसर्स कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को हटाने में काम कर सकता है, इश्यूज विद जो कैपिटलिज्म है उसको एड्रेस करेगा, फिर सोशल जस्टिस के लिए इम्पेरेटिव है। कह रहा आप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को फेस करवाओ या बेसिक ह्यूमैनिटीज आप हेल्थ एजुकेशन ही ना दे पाओ, तो फिर क्या मतलब हुआ। कह रहा यानी कि आज भी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज में अगर होंगे तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से बच जाओगे और बेसिक ह्यूमैनिटी जैसी चीजों को आप प्रोवाइड मुहैया करा पाओगे। ठीक है, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस समझे। लेकिन आज दिक्कत क्या है कि कंटेम्प्रेरी सोशलिज्म को लेके कुछ चैलेंजेस भी हैं। और देखो सबसे बड़ा ही चैलेंज यहाँ पर क्या है, एलपीजी रिफॉर्म्स।
यानी कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन अंडर एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स जो अर्ली 1990s में हुआ, इसका जो शिफ्ट है ना सोशलिस्ट पॉलिसी से, पास्ट रिकॉर्ड से मार्केट ओरिएंटेड जो अप्रोच हो गई है एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। इसकी वजह से क्या हुआ, अब इंटीग्रेट हो रही इंडियन इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी में, तो हमारा ज्यादातर एम्फोसिस क्या होता है, ग्लोबल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट ट्रेड खेलना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा कलेक्टिव वेलबींग और कलेक्टिव इसके बारे में नहीं सोच पाओगे आप, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो ही ऐसा है। फिर दिक्कत क्या है कि इकोनॉमिक प्रेसिडेंट्स बड़े एडवर्स हैं। कह रहा हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ रेट, जो स्कॉलर थे उन्होंने एक हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बताया हुआ है ड्यूरिंग द प्री एलपीजी रिफॉर्म एरा, बहुत स्टेगनेंट था। कह रहा हमारे साथ जो सोशलिज्म के ना रहा है रास्ता, हमने 1990 से पहले जब एलपीजी रिफॉर्म नहीं हुआ था, उससे पहले ना हमने बहुत ग्रोथ नहीं देखी थी वहां पर। हमने डिप्लीशन ही देखा एक्चुअली ग्रोथ रेट का। फिर इकोनॉमिक और जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं आज के एरा में, उसमें लाइसेंस कोटा परमिट राज चलता था पहले, अब सीन नहीं है ऐसा। और बहुत ज़्यादा हमने देखा कि सोशलिज्म के चक्कर में हमारी जितनी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी, उन्होंने बहुत गंदा परफॉर्म किया है। फिर ग्रोथ के लिहाज से सही नहीं है। फिर पॉलिटिकली क्या होता है कि पॉलिटिकल इकोसिस्टम फ्रेगमेंट हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं वो बढ़ जाएंगी, और फिर इलेक्टोरल गेन्स के लिए आइडियोलॉजी अपनी चेंज करेंगे। तो कह रहा सोशलिज्म से ये प्रॉब्लम है, कास्ट के ऊपर ही चलो उन्होंने वोट ले लिए। आप देखो ना बीएसपी जिस टाइम पर आई है, जितनी भी इस रीजनल पार्टीज की ग्रोथ हो रही है, आप चेक करो हिस्ट्री को भी इससे कनेक्ट करो, देन यू विल एक्चुअली रियलाइज कि ऐसा हो रहा था। एलपीजी रिफॉर्म से पहले ही सब कुछ कैसे एकदम से आ गया। फिर सोशियो कल्चरल, यानी कि जो अब मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस है ना, वो बहुत ग्रोथ कर चुके हैं। उनको इंडिविजुअल एस्पिरेशन ही समझ आते हैं एक्चुअली। वो कलेक्टिव उसमें चल ही नहीं पाएंगे, अब कलेक्टिव एस्पिरेशंस पे वो वर्क ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो रास्ता छोड़ के कब के आ चुके हैं। ये प्रॉब्लम है। रेलेवेंस समझ रहे हो, आज का जो चैलेंज है रेलेवेंस है, लेकिन चैलेंज के साथ है एलपीजी रिफॉर्म्स का दिक्कत, पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल, एडवर्स इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। तो वे फॉरवर्ड में क्या बोला जा रहा है कि आप क्या करो, बैलेंस कर दो सोशलिज्म को मार्केट इकोनॉमी के साथ, एक इफेक्टिव बैलेंस बना दो स्टेट इंटरवेंशन एंड मार्केट मैकेनिज्म, ताकि क्या हो, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए। तो कह रहा बहुत ज़्यादा आप किसी एक टिल्ट पे तो नहीं जा सकते, बैलेंस बना के ज़रूर चल सकते हो। आप एक सोशली रिस्पॉन्सिव इकोनॉमी भी तैयार कर दोगे ना, सीएसआर वगैरह लगा के, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को करके, तो भी बहुत बड़ी बात है। फिर आप क्या करो, अपने पब्लिक सेक्टर की एफिशिएंसी तो आपको बढ़ानी ही चाहिए, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी ले आओ, जो भी ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म है उसको बिल्कुल रिड्यूस करो, सर्विस डिलीवरी सिटीजन तक जा रही है कि नहीं जा रही है मॉनिटर करो। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को बढ़ावा दे सकते हो आप, क्योंकि पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग आज की बेहद ज़रूरत चीज़ है, क्योंकि आज की डेट में बहुत डाइवर्स नीड है, बहुत सारे एस्पिरेशंस हैं। तो वी रियली नीड ऐसा कुछ सिस्टम जहाँ पर पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग हो, और ऐसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना है जहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि एफिशिएंट गवर्नेंस है, सिटीजनशिप इंगेजमेंट है, ये सारी चीज़ें आप कर पाओ। ठीक है, दिस इज द दिस टॉपिक। नाउ लेट्स कम टू दी प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। आदि आदर्श ग्राम योजना के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। एक स्कीम है, योजना है, इसके बारे में गाइस समझते हैं, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन स्कीम से पक्का आता है, प्रीलिम्स में आएगा आएगा, और इवन यू कैन कोट इन योर एसे राइटिंग, जीएस पेपर 1, सोशलिज्म के अगर सोशोलॉजी एज एन ऑप्शनल ले रखा है वहाँ पे डालो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री आदि जो वाला है ना आपका आदि आदर्श ग्राम योजना का जो है, इसमें ना सबसे पहले समझना है हमें कि व्हाई इज इट इन द न्यूज़। तो पार्लियामेंट्री जो पैनल है ना सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का, उसने एक हाईलाइट रखी। हाईलाइट क्या बोली उसने, कि बहुत ज़्यादा स्लो पेस पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना का। तो 21 से 26 का इसका पीरियड था, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी सेंट्रल स्टेट दोनों का शेयर है, और जितने भी स्टेट यूटीज हैं सब में नोटिफाई किया जाएगा एसटी पॉपुलेशन के बारे में, और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हर स्टेट गवर्नमेंट को बना दी, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट संभाले। अब पार्लियामेंट्री पैनल ने जो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की, उसने हाईलाइट तो करा, उसने बोला देखो हमारा ना इस स्कीम के तहत विजन ये है कि हम 36,438 यानी 36,428 विलेजेस को डेवलप करें, जिसमें कि मोर देन 500 ट्राइबल पॉपुलेशन है, जिसमें 50 से या परसेंट या उससे ज़्यादा एसटी पर्सन। रिवैम्प्ड वर्जन था स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस और ट्राइबल सब स्कीम, उसी का रिवैम्प्ड वर्जन है ये, जिसमें फंड्स प्रोवाइड किए गए थे एसटी के डेवलपमेंट के लिए। अब आप देख रहे होगे इस समय ना बहुत ज़्यादा हमारा ध्यान है गवर्नमेंट का ट्राइबल डेवलपमेंट की ओर, तो उसी के तहत ये स्कीम्स भी हैं।
इसमें प्रिपेयर किए जा रहे हैं विलेज डेवलपमेंट प्लान्स। स्कीम के तहत मैक्सिमाइज किए जा रहे हैं बेनिफिट सेंटर के स्टेट के शेड्यूल्ड पॉपुलेशन में। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइटल सेक्टर्स का इंप्रूव करा जा रहा है, चाहे वो हेल्थ, एजुकेशन, कनेक्टिविटी, लाइवलीहुड रहा हो। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री इस पे काम कर रही है। कन्वर्जेस विद 858 स्कीम है, सेंटर है, स्टेट है, शेड्यूल ट्राइब है, सारा कुछ किया जा रहा है, क्या ना। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि जब जब भी इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की बारी आ रही है ना, तो कुछ चैलेंजेस है। सबसे बड़ा चैलेंज है डिले इन एलोकेशन ऑफ फंड्स। डिले इन एलोकेशन ऑफ फंड्स यानी कि क्या होता है, 2 साल से इम्प्लीमेंटेशन फंड ही नहीं आया, रियलाइज ही नहीं कर पाए आप, और फंड्स हैव बीन रियलाइज ओनली फॉर लेस देन 40%। सोचो कहाँ से होगा। फिर फिक्स टाइम लिमिट आपने कोई तय नहीं करी, तो आप फिर भूल जाओ। किसी एक विलेज को देखो, हम कोई भी काम शुरू करते हैं टाइम लिमिट बना देते हैं कि इस टाइम पे हमें खत्म करना ही करना है, तो आपने बनाई नहीं ना यहाँ पर। फिर लो रेट ऑफ अप्रूवल है विलेज डेवलपमेंट प्लान्स का, कि 24% जो विलेज है उसको आइडेंटिफाई करा गया अंडर द इंटीग्रेटेड प्लान्स। फिर इम्प्लीमेंटिंग गाइडलाइंस जो प्रोसीजर्स ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है येट टू कम अप विद द क्लियर इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस। स्पेसिफिक डेटा नहीं है पॉपुलेशंस के बारे में, तो वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि सबसे पहले ना आप गाइडलाइंस तैयार करो, स्टैंडर्डाइज विलेज डेवलपमेंट प्लान्स बनाओ, आप ना क्राइटेरिया विलेजेस का सेट करो, मॉनिटर करो इम्प्लीमेंटेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिवीजन लेवल पर, कोऑर्डिनेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के साथ बैठा के प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट तैयार करो। आप रिलायबल डेटाबेस तैयार करो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स उसको सेंट्रली मेंटेन करे बैठकर, तब जाके ये काम हो पाएगा, स्कीम एक्चुअल में लॉन्च हो पाएगी। लॉन्च तो चलो हो गई है, इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो पाएगा और फंडिंग ठीक से रियलाइज हो पाएगी। तो हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत खराब है, इसी वजह से हमें दिक्कत होती है। नाउ लेट्स डू द शॉर्ट्स इन दिस वीडियो ओनली। देखो, सबसे पहला शॉर्ट में आया था आपका जेंडर बेस्ड वायलेंस। जेंडर बेस्ड वायलेंस है ना। देखो, देखने में हमें, सुनने में हमें बड़ा छोटा लगता है, लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा है जेंडर बेस्ड वायलेंस। अपना नेशनल वर्कशॉप चल रही थी, रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, जो कि एड्रेस कर रहा था इसी जेंडर बेस्ड वायलेंस को। ऑर्गेनाइज करा गया, समझ में आया, ये सब्जेक्ट था किसका, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का वर्कशॉप चल रही थी। इस वर्कशॉप में पंचायत फ्री फ्रॉम जेंडर बेस्ड वायलेंस ने एक हैंडबुक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की रिलीज करी। अब इन्होंने क्या बोला, नीड टू एड्रेस जेंडर बेस्ड वायलेंस रूरल इंडिया में, क्या करें ऐसा, और जरूरत क्या है, रूरल इंडिया में जेंडर बेस्ड वायलेंस कैसे होती है और उसको रोकथाम करने के लिए क्या जरूरत पड़ी है। सबसे पहले कह रहा है कि देखो, रूरल लेवल पर वाइड प्रेवलेंस है सेंसिटिव इश्यूज लाइक चाइल्ड मैरिज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, डोमेस्टिक वायलेंस। कह रहा रूरल एरिया में तो ये आज भी बहुत ज्यादा है, हर घर में आपको देखने को मिलेगा। फिर कह रहा है जो कमिटमेंट है ना अंडर इंटरनेशनल कन्वेंशन, जो हमने वहां पर भी एक प्रॉमिस करा हुआ है कि हम कन्वेंशन जो एलिमिनेशन कर पाएगी उसको भी तो हमें फुलफिल करना है। फिर सबसे बड़ी बात, 2030 में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पूरे करके देने हैं, और वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है टाइम। तो SDG 5 आपका कहता है जेंडर बेस्ड प्लान जो एड्रेस करेगा और प्रमोट करेगा जेंडर इक्वालिटी को। और पांचवी चीजें कह रहा है, लोकलाइज करो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की थीम 9 को, वुमेन फ्रेंडली विलेज बनाना है अब हमें। वुमेन भी देखो, मैंने कहा ना अभी, सोशल इश्यूज जब पढ़ रहे हो इस वक्त समझ लो यूथ इंपॉर्टेंट है, ट्राइबल्स इंपॉर्टेंट है, वुमेन इंपॉर्टेंट है। ट्राइब्स पढ़ के आए हो अभी, अब पढ़ रहे हो आप वुमेन के बारे में। हमें विलेज ऐसा बनाना है जो क्या हो जाए, वुमेन फ्रेंडली हो जाए, प्रोटेक्शन हो, इकोनॉमिक इंक्लूसिव ग्रोथ वुमेन की अब होने लग जाए। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, जो आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने इस पे एड्रेस करते हुए बोला क्या, वर्कशॉप चलाई ना तो क्या रखा, कह रहा सबसे पहली बात बोली कि ना आप ना वुमेन के इश्यूज को ना इंटीग्रेट कर दो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में। कह रहा आप ग्राम पंचायत प्लान बनाते हो ना, आप एक प्लान का हिस्सा ये भी होना चाहिए। लीगल लिटरेसी बढ़ाओ, काउंसलिंग दो वल्नरेबल लोगों को, लीगल एड मिलती है ना, फ्री लीगल एड मिलती है, सबको पता होना चाहिए, 39A आर्टिकल 39A का पार्ट है वो। ऑर्गेनाइज करो महिला सभा, वुमेन पार्टिसिपेशन के लिए करो के काम भी, स्किल डेवलपमेंट बढ़ाओ, ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेफ्टी ऑडिट, ये सब करना होगा। उसके बाद हमारा इसमें ये कह रहा था, नेक्स्ट टॉपिक में बात करेगा, अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। देखो, दो टर्म्स होती हैं, इक्विटी एंड इक्वालिटी, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए ये कि इक्विटी और इक्वालिटी क्या चीज है। ठीक है,
तो सबसे पहली बात, इक्विटी का मतलब होता है गाइस क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर एंड इम्पार्शियल, फेयर रहना है, इम्पार्शियल रहना है। इक्वलिटी का मतलब अगर आप देखोगे तो इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? इक्वलिटी का मतलब है कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पर हर व्यक्ति सेम राइट एडवांटेजेस, यानी कि समानता का भाव रहे, बराबरी रहे। समझ रहे हो, दोनों टर्म्स में फर्क होता है इक्विटी एंड इक्वलिटी में। इंडिया ने नया अलायंस ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी को क्या करा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च करा। एनुअल मीटिंग होती थी डिवॉस स्विट्जरलैंड में, वहां स्टार्ट हुआ। इसका सबसे बड़ा एम पता है क्या था? कि ग्लोबल लेवल पर बेस्ट प्रैक्टिसेस की जाए, नॉलेज शेयर हो, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए वुमेन के हेल्थ एजुकेशन एंटरप्राइजेस के तहत। और हमने G20 लीडर्स में भी बोला था, इंडिया का डेडिकेशन था बहुत ज्यादा वाला कि वुमेन लेड डेवलपमेंट चाहिए अब हमें। तीसरी बात, हमने सपोर्ट किया बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का। हमने कहा हम CII में ना वुमेन लीडरशिप चाहते हैं, सेंटर में हो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ही हमने नेटवर्क पार्टनर, इन्वेस्ट इंडिया एंड इंस्टीट्यूशनल पार्टनर की बात रखी। हम चाहते हैं वुमेन को एक लीडिंग पार देना। ठीक है ना। द नेक्स्ट प्रोग्राम विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज प्रेरणा प्रोग्राम। प्रेरणा प्रोग्राम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का काम है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम है, जिसमें हमारा ध्यान है कि हम एक पार्टिसिपेंट और लीडरशिप क्वालिटी वाला प्रोग्राम क्रिएट करें। वीक लॉन्ग है, रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। स्टूडेंट जो आपके 9 to 12 होंगे उसमें सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। 20 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करा जाएगा, हर बैच से 10 बॉयज होंगे, 10 गर्ल्स होंगी। वर्नाकुलर स्कूल से रन करेंगे। 1888 में वादनगर में इसका गुजरात में है। कैरिकुलम इसका IIT गांधीनगर में तैयार किया जाएगा। इसका एम है स्पिरिट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हमें फोस्टर करने के लिए ये प्रोग्राम तैयार करा गया है। लोकल भाषा में गांधीनगर में 1888 में जैसे एस्टैब्लिश हुआ था, वैसे ही चाहते हैं IIT गांधीनगर इसमें 9 बेस वैल्यू थीम पे प्रोग्राम बनाएगा, जिसमें 20 बच्चों को, 10 लड़कों को, 10 लड़कियों को लेकर ये एक वीक लॉन्ग रेसिडेंशियल प्रोग्राम तैयार किया गया है 9वीं से 10वीं तक, 12वीं तक के बच्चों के लिए। ठीक है। उसके बाद है डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के बारे में। देखो, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 वाला, बहुत ज्यादा इनका इस बार स्ट्रेस रहा कि इदाते कमीशन की रिपोर्ट आ जानी चाहिए। इदाते कमीशन की रिपोर्ट गाइज ये है कि परमानेंट कमीशन हो, जिसमें कि स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया जाए डी नोटिफाइड ट्राइब्स को, शेड्यूल है ना, इनको नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स को। इन्होंने कहा सेपरेट डिपार्टमेंट हो, इनकी साइजेबल पॉपुलेशन के बारे में जो लिखे, डिटेल सर्वे करेगी इनकी पॉपुलेशन कहाँ कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, इनको लीगली बचाया जाए हर तरह की एट्रोसिटीज पे। और इसमें 3rd शेड्यूल जो है ना, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, उस पर काम करा जाए। डी नोटिफाइड नॉट इंक्लूडेड SC ST OBC, याद रखना मेरी इस बात को। कई बार पेपर में बच्चे गलती करके आते हैं। डी नोटिफाइड ट्राइब जो होती हैं, ना ये SC हैं, ना ये ST हैं, ना OBC हैं, लिस्ट शुड बी एज OBCs, अदर बैकवर्ड कास्ट, ये लिख सकते हैं हम। अब समझना एक बात को कि इन्होंने तो बोला भाई इदाते कमीशन की रिपोर्ट इम्प्लीमेंट करना हमारी ज़रूरत है इस समय की, क्योंकि मैंने कहा ना आपसे, यूथ, ट्राइब्स और वुमेन, 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इदाते कमीशन या नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स को 2014 में कंडक्ट किया बीकू रामजी इदाते के नाम से। इदाते कमीशन इन्हीं के नाम पर आई है। कमीशन का बहुत ध्यान है स्टेट वाइज लिस्ट बनाई जाए, कंपाइल की जाए, इसमें रिकमेंड दिया जाए कि इनके वेलफेयर के बारे में। अब डी नोटिफाइड ट्राइब्स वो सारी हैं जो कम्युनिटी है जिनको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1971 में लिखा गया था बाय ब्रिटिश फॉर देयर फ्यूचर एंगेजमेंट विद क्रिमिनल एक्टिविटीज, ताकि ना हो। और फोर्सिबली इनको ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन हैबिटेशन से हटाया गया था। फिर बाद में रिपील हुआ 1952 में, फिर इनको डिक्लेयर कर दिया गया कि डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं। अब चैलेंज क्या होता है? देखो, डी नोटिफाइड ट्राइब्स का सबसे बड़ी समस्या है कि इनकी ना कोई सेंट्रल लिस्ट में ना ही इस कम्युनिटी के बारे में कोई रिकॉग्निशन है, ना ही इनका कोई सेपरेट ग्रुप है। इनको ढूंढो कहाँ से? फिर ये ना वेलफेयर इनिशिएटिव से आज भी बहुत दूर है, और इतनी अनएजुकेटेड होती हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रिंकिंग वाटर, शेल्टर, ये सब है ही नहीं। तो इसलिए कह रहा है वेलफेयर बोर्ड में ना, इन्होंने कहा डेवलप कर दो एक वेलफेयर बोर्ड, जो स्टैब्लिश है 2021 में फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डी नोटिफाइड ट्राइब, सीट जिसको बोलते हैं, एजुकेशनल एम्पावरमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइवलीहुड एंड हाउसिंग के लिए। इस तरह का कमीशन इसीलिए क्रिएट करने के लिए बोला है। आप समझ लो, चैलेंज ये है
इनको अच्छे से कैटेगराइज नहीं कर रखा है, इनका डेटा नहीं है हमारे पास, अनएजुकेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनको स्कीमें इन तक पहुंच नहीं पा रही हैं, हमारा ध्यान है इस पर काम करने का। तो दैट इज़ वाई वी आर इन द फोर्स कि भाई इरादा कमीशन की रिकमेंडेशंस को माना जाए। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट योर सोशल इश्यूज। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।